हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संगीता भ्याना हिंदी चैनल प्रभास पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह से लिए गए पाठ गलता लोहा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान और रोचक ढंग से आपको मैं कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुने व समझें। गलता लोहा कहानी लेखक शेखर जोशी जी द्वारा लिखी गई है। शेखर जोशी जी आधुनिक काल के लेखक माने जाते हैं। तो बच्चों, थोड़ा हम पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। शेखर जोशी जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में सन 1932 में हुआ और अल्मोड़ा में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बहुत से परिवर्तन हुए। इस नए परिवर्तन को नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया। शेखर जोशी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात उन्होंने इस आंदोलन में अपना बहुत योगदान दिया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहल सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से कहानी संग्रह हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, दाज्यू, नौरंगी बीमार, और इन्होंने शब्द चित्र संग्रह लिखा जिसका नाम है एक पेड़ की याद। शेखर जोशी की कहानियों में प्रगतिशील पक्ष दृष्टिगोचर होता है। ये प्रगतिशील लेखक माने जाते हैं। इनकी कहानियों में मेहनतकश अर्थात मेहनत करने वाले और सुविधाहीन, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती या सुविधाएं कम होती हैं, सुविधाहीन वर्ग के लोगों का परिचय मिलता है। इन्होंने अपनी कहानियों में अधिकतर ऐसे पात्रों का उल्लेख किया है जो सुविधाओं से वंचित हैं या जिनके पास सुविधाओं की कमी है और बहुत मेहनती हैं। गलता लोहा कहानी भी एक इसी प्रकार की कहानी है। इनकी कहानियाँ कई भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेज़ी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। अनुदित मीन्स ट्रांसलेट हो चुकी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। इनकी कहानियों में प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है, अर्थात ये वास्तविकता को आधार बनाकर कहानियों को लिखते हैं। गलता लोहा कहानी में लेखक ने एक ब्राह्मण युवक मोहन की विषम विपरीत परिस्थितियों का वर्णन किया है। मोहन एक मेधावी मीन्स होशियार, इंटेलिजेंट और निर्धन युवक है। इस कहानी में मुख्य रूप से मोहन पात्र है मुख्य, और इसके अलावा धनराम जो मोहन का मित्र है, मास्टर त्रिलोक सिंह जो उनके अध्यापक रहे, मोहन के पिता वंशीधर जो पुरोहित हैं, और एक उनकी बिरादरी का युवक है रमेश। तो मुख्य रूप से इस कहानी में ये पात्र है और इन पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। मोहन एक निर्धन ब्राह्मण युवक है। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और होशियार युवक है। उसे अपने मन मुताबिक अभी कोई भी काम नहीं मिला। उसके पिता वंशीधर जी पुरोहित हैं और पुरोहिताई के बल पर ही उन्होंने अपना घर संसार चलाया था। लेकिन वृद्ध बुजुर्ग होने के कारण अब वह पहले जैसा काम नहीं कर पाते। उनके जो यजमान हैं वो उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन अब कठिन श्रम करना और व्रत उपवास करना उनके बस का नहीं था। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने पुत्र मोहन से ठंडी सांस लेकर, गहरे निश्वास लेकर कहा कि मुझे भी अब सहारे की आवश्यकता है, और उन्होंने इशारे से उन्हें कहा कि आज गणनाथ जाकर
चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। रुद्री पाठ भगवान शंकर की उपासना। लेकिन उन्हें मुश्किल लग रहा था वहाँ जाना। उन्होंने उसे मोहन से कहा कि 2 मील की सीधी चढ़ाई अब मेरे बस की नहीं है। अचानक किसी को मना भी नहीं किया जा सकता और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन्हें मना करूं। तो इशारे ही इशारे में उन्होंने मोहन को समझा दिया कि अब मेरे से अधिक काम नहीं होता। पिता का भार हल्का करने के लिए वह हंसुआ होता है घास काटने का औजार, वह हंसुआ लेकर अपने घर से निकल गया। उसने सोचा था कि वह खेतों के किनारे जो घास उग जाती है, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वह इनको काट कूट कर साफ कर देगा और उसके बाद वह घर आ जाएगा। लेकिन हंसुए की धार कुंद हो गई थी। कुंद मीन्स जो हंसुआ था उसकी धार कम पड़ गई थी, वह उतना तीखा नहीं रहा था। तो उसे लगा कि हंसुए की धार को तेज़ करा लेना चाहिए ताकि कांटेदार झाड़ियों को आराम से काटा जा सके। तो ऐसे में उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। उसका जो दोस्त बचपन का मित्र था, उसके स्कूल का मित्र, वह धनराम उसका एक लोहार था और उसके लोहार का काम था। तो इसी मंशा को वह लेकर धनराम लोहार की दुकान पर उसकी जो हंसुए की धार लगाने के लिए पहुंचा। मोहन जब धनराम की दुकान पर पहुंचा तो वह अपने बाएं मीन्स लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ और दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। अर्थात उसने अपने राइट हैंड में लोहे का टुकड़ा पकड़ा हुआ था और लेफ्ट हैंड में धोकनी लोहे की नली जिसमें से फूंक मारकर हवा दी जाती है ताकि आग जलती रहे और लोहा तपता रहे, उसे वह उलट पलट कर रहा था। और मोहन वहाँ जब पहुँचा तो वह दूर एक खाली पीपा जो पड़ा था उसके ऊपर बैठ गया और वह उसको काम करते हुए देखने लग गया कि वह किस तरह से इस कारीगरी को कर रहा है। मोहन को परखने की जो मोहन था उसके अंदर क्षमता थी परखने की, वह बड़े गौर से उसके काम को देखने लग गया। तो अचानक ही बैठे बैठे वह अपने मित्र से बात करने लग गया और दोनों ही बचपन की यादों में खो गए। तो बचपन में दोनों इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और सहपाठी थे। तो मोहन ने धनराम से अपने जो उनके टीचर थे मास्टर त्रिलोक सिंह, उनके बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोनों हंस हंस कर बातें करने लग गए। धनराम ने मोहन को यह भी बताया कि भाई उनकी छड़ी का डर हमेशा हमें लगा रहता था। मतलब बचपन में जब वो स्कूल जाते थे, शरारत करते थे या कोई ना कोई काम नहीं करते थे तो उन्हें मार भी पड़ती थी। तो दोनों मतलब पुरानी बातों को याद करके हंस पड़े और कुछ समय के लिए दोनों अपनी बचपन की दुनिया में लौट गए। जब वे बचपन की दुनिया में लौटे तो उन्हें बहुत सी पुरानी बातें याद आ गई। तो जो मोहन था वह पढ़ाई और गायन मीन्स गाने में बहुत ही कुशल था, निपुण था। और जो मास्टर साहब थे जो उनके त्रिलोक सिंह, वह उनको बहुत पसंद करते थे मोहन को, वह उनका चहेता शिष्य था। और मास्टर साहब ने मोहन को उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और मोहन को उन्होंने यह भी परमिशन दी हुई थी, यह भी अधिकार दिया हुआ था कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, उनको पनिशमेंट दे, उनको दंड दे। तो मोहन को इस तरह से परमिशन मिली हुई थी। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम जो मोहन का मित्र, एक बार उसने भी काम नहीं किया तो मास्टर जी ने मोहन को आदेश दिया कि डंडे मारने के लिए धनराम को, तो उसने भी उनसे मार खाई थी। लेकिन जो धनराम था वह अपने मित्र मोहन के प्रति बड़ा ही स्नेह, प्यार और आदर, मान सम्मान का भाव रखता था। क्योंकि जो मोहन था, मोहन ने कभी भी किसी को अपना प्रतिद्वंदी होता है कॉम्पिटिटर, अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा और हमेशा ही उसने सबको एक जैसा समझा। उसके मन में कोई जात पात की या इस तरह की कोई हीन भावना नहीं थी। जाति के आधार पर वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता था। धनराम पढ़ाई में अधिक होशियार नहीं था और वह जो गांव के दूसरे लोग थे, जैसे किसान लोग हो गए, मज़दूर लोग हो गए, उनके बच्चे भी अधिक नहीं पढ़ पाते थे, वो ज़्यादा होशियार नहीं थे। तो उनकी तरह वह भी केवल तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया।
तो लेकिन मास्टर जी उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते थे, और विशेष ध्यान रखने की वजह से वह 12 तक के पहाड़े में स्टेबल उसे याद हो गए, लेकिन 13 का पहाड़ा उसे कभी भी याद नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे कई बार मार भी पड़ी। जो मास्टर साहब थे त्रिलोक सिंह, उनका एक नियम था कि जिस बच्चे को पनिशमेंट मिलनी है, सज़ा मिलनी है, वह उसे अपना हथियार भी स्वयं ही जुटाना होता था भी, जिस चीज़ से उसे मार पड़नी है। तो अक्सर बच्चे क्या करते थे, पेड़ की पतली सी टहनी तोड़ कर ले आते थे ताकि मार ज़्यादा ना पड़े। तो जो धनराम था, जो उसके अंदर डर होने की वजह से या मंद बुद्धि, कमज़ोर बुद्धि होने की वजह से वह कभी भी 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। तो एक दिन मास्टर साहब ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे टोंट मारा, उसे व्यंग किया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इससे, अर्थात तुझे कभी पढ़ाई नहीं आएगी, तू लोहार का बेटा है, तो लोहे का काम ही करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी कि उसे तेज़ कर दे। हालांकि जो धनराम था, उसने अपने पिता से हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीख ली थी, और उसने इस विद्या को सीख कर ही धीरे धीरे वह भी इसमें थोड़ा एक्सपर्ट होने लग गया और पिता के साथ वह काम करता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, जो गंगाराम थे उसके पिता वह चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई, और धनराम ने बड़े सहज भाव से अपने पिता के काम को संभाल लिया। आस पड़ोस वालों को और गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि कब गंगाराम के ऑफ़र को वो धनराम का ऑफ़र कहने लगे थे। तो इस तरह से जो धनराम था वह चाहे पढ़ाई में पिछड़ा हुआ था, लेकिन मोहन के साथ उसका जो प्रेम था, उसका जो संबंध था, उसकी जो उसके प्रति आस्था थी, निष्ठा थी, वह कभी भी कम नहीं हुई। और जो मोहन था वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। उसने पढ़ाई में छात्रवृत्ति होता है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्राप्त की। तो जब उसे छात्रवृत्ति मिली तो जो उसके पिता वंशीधर तिवारी थे, वह एक स्वप्न देखने लगे कि वह उसे एक बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मोहन पुरोहित का काम करे, पुरोहिताई करे, वह जो उनका पैतृक धंधा था वह उससे उसे दूर रखना चाहते थे, और मोहन भी वह काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पिता कभी भी अपने परिवार का पूरी तरह से पेट नहीं भर पाए थे। उनकी कभी इतनी इनकम ही पूरी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मोहन को गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके। जो मोहन था वह प्रतिदिन स्कूल जाता पढ़ने के लिए, और शाम को थका मांदा होकर घर लौटता तो पिताजी क्या करते, उसे पुराण कथाएं सुनाते, अच्छी अच्छी बातें सुनाते, और उसका जो मन, उसका जो उत्साह था उसे बढ़ाने की कोशिश करते, उसके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स भरने की कोशिश करते, ताकि वह आगे पढ़ाई में आगे निकलता रहे और थके नहीं। यहाँ तक कि जब वर्षा के दिन, बरसात के दिन होते थे तो मोहन नदी पार करके गांव के यजमान के घर रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, नदी में पानी बड़ा कम था और मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था। तो पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में क्या हुआ, बाढ़ आ गई। तो किसी तरह से वह घर पहुँचे, और इस घटना के बाद वंशीधर जी बड़ा घबरा गए और उन्होंने मोहन को फिर स्कूल नहीं भेजा। उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं मोहन के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए। उन्हीं दिनों की बात है कि जो वंशीधर थे उनकी बिरादरी का एक युवक रमेश लखनऊ से गांव में आया हुआ था। जो रमेश था वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो वंशीधर ने रमेश से मोहन की पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में बात की। तो रमेश ने भी क्या किया, उसे भी इस बात की चिंता हुई, और उसने वंशीधर के सामने एक सुझाव रखा कि वह मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाएगा और वहाँ जाकर उसकी आगे की पढ़ाई करवा देगा। और उसने ये भी बोला कि मेरे घर में पहले 4 प्राणी हैं, मेंबर्स हैं, एक मेंबर के और आ जाने से या प्राणी के और आ जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मोहन मेरे साथ चलने को तैयार है तो मैं मोहन को साथ ले जाऊंगा। अब वंशीधर को रमेश का इस सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उन्हें तो ऐसा लगा कि जैसे रमेश के रूप में उन्हें भगवान मिल गया है। तो इस तरह से मोहन रमेश के साथ, जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई, मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंच गया और उनके घर रहने लगा। लखनऊ पहुंचकर मोहन की एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई, एक नया अध्याय शुरू हो गया। वह घर की महिलाओं के साथ साथ उन काम करता,
और यहाँ तक कि गली की सभी औरतों के घर के काम करना भी उसने शुरू कर दिया था। क्योंकि जो रमेश था वो एक बड़ा बाबू था, अच्छी उसकी नौकरी थी, अच्छा उसका काम था, और वह मोहन को एक घरेलू नौकर से ज़्यादा उसकी ज़्यादा मान सम्मान उसे नहीं देता था, उससे ज़्यादा उसकी हैसियत उसे नहीं देता था। मोहन भी इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि वह आया तो पढ़ने के लिए है, लेकिन उसे यहाँ नौकर बनाकर रख दिया है। कह सुनकर उसने बहुत रमेश से कहा, और उसने पास का ही एक सामान्य सा छोटा सा स्कूल था, उसने मोहन को वहाँ दाखिल करा दिया। अब काम का भी बहुत अधिक बोझ था और वातावरण भी नया था, इस कारण से मोहन वहाँ अपनी ज़्यादा पहचान नहीं बना पाया। गर्मी की छुट्टियाँ होती तो वह कभी अपने घर जा पाता, या रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता तो फिर भी उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता था। तो इस तरह से मोहन अंदर ही अंदर घुट रहा था। जिस काम के लिए वह आया था उसका वह काम नहीं हो रहा था। लेकिन मोहन को धीरे धीरे ये समझ आ गया कि उसे परिस्थितियाँ सरकमस्टांसिस उसे समझौता करना पड़ेगा, और उसने उनसे समझौता कर लिया कि जैसा चल रहा है मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि वह अपने घर वालों को असलियत बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे, उसके पिता ने एक बड़ा सपना देखकर उसे शहर में, लखनऊ शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। अगर उसे लगा कि वह असलियत बता देगा तो उनका मन बड़ा दुखी होगा। फिर भी जैसे तैसे करके 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए जो रमेश का परिवार था बिल्कुल भी तैयार नहीं था, उत्सुक नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि वह मोहन को आगे पढ़ाए, और उन्होंने बेरोजगारी का नाम देकर या तर्क देकर उसे एक तकनीकी छोटे स्कूल में दाखिल करा दिया। वह पहले की तरह ही घर के वह स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 साल तक तो कारखानों के उसे काफ़ी चक्कर भी काटने पड़े, और जो उसके पिता थे वंशीधर, वह एक बड़ा ही सपना देख रहे थे, उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मेरा बेटा एक बड़ा अफसर बनकर आएगा। और लेकिन जब उन्हें असलियत का, वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन उन्होंने जब धनराम ने भी उनसे जब पूछा वंशीधर से, तो उन्होंने उसे धनराम को झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने तो वंशीधर ने ये बोला कि हाँ वो पढ़ रहा है, और धनराम ने आगे कहा कि वो तो बचपन से ही बड़ा होशियार था, वो जरूर एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगा। इस तरह से मोहन और धनराम अपने जीवन की कई घटनाओं को आधार बनाकर बातें करते रहे, पुरानी बातों को याद करते रहे, बचपन के दिनों को याद करते रहे, मास्टर जी की बातों को याद करते रहे, मार को याद करते रहे। तो इस तरह से काफ़ी देर तक बात करते रहे। धनराम साथ साथ बैठा बैठा अपना काम भी कर रहा था, तो उसने हंसुए के फाल को बैंट से निकाल कर तपाया, फिर उसके ऊपर धार लगा दी। आम तौर पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, क्योंकि मोहन एक ब्राह्मण था, तो जो ब्राह्मण टोले के लोग होते हैं वह शिल्पकार जो कारीगर होते हैं, धनराम कारीगर है, तो वह उनके साथ उनका उठना बैठना नहीं होता। तो केवल कामकाज के चक्कर में ही थोड़ा उनके पास आना जाना होता है, इसके अलावा वो उनके पास नहीं बैठते। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनके मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जाति को ऊंची जाति समझा जाता है। तो लेकिन मोहन ने अपने मन में इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रखा। वह बड़ी देर तक बड़ी तसल्ली से धनराम के पास बैठा रहा, और उसकी कार्यशाला, उसकी जो वर्कशॉप थी, वहाँ बैठकर उसके काम को देखता रहा और समझता रहा। धनराम भी अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्ठी में डालकर, कभी उसको गलाकर उसको गोल शेप दे रहा था, उसका गोलाकार बना रहा था। लेकिन जो वह छड़ थी लोहे की, वह आग में तप कर भी मुड़ नहीं रही थी, वह ठीक से उसमें फंस नहीं रही थी, तो लोहा ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन भी कुछ देर उसे देखता रहा, और फिर उसने क्या किया, दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। उसने ये काम अपने हाथ में ले लिया, और उसने उसके ऊपर लोहे की हथौड़े से चोट मार कर उस जो लोहे की छड़ को गोलाकार एक गोल रूप दे डाला, उसकी गोल शेप में उसको ढाल दिया। मोहन ने बड़ी ही तेज़ी से, बड़ी स्फूर्ति से इस काम को कर डाला। जो धनराम था ये सब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मोहन ने वहाँ बैठकर ही थोड़ी देर पहले उसे काम करते, धनराम को काम करते देखा था, और उसके काम करते देख देख कर वह सीख गया, तो उसने भी उसके साथ वैसा काम कर डाला। तो मोहन, जो धनराम था, वह बड़ा ही खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ कि जो एक ब्राह्मण खानदान का, एक पुरोहित खानदान का युवक अगर लोहार का काम इतनी जल्दी सीख कर सकता है, तो वास्तव में बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा होशियार व्यक्ति है। वह बड़ा ही आश्चर्यचकित था।
तो धनराम के उसके थोड़ा संकोच भी हुआ, थोड़ा सा वो धर्म संकट में भी पड़ा, लेकिन वह जांच कर रहा था कि जो मोहन ने उस गोल छल्ले को बनाया था, गोलाकार उसको किया था, वह अच्छी तरह से उसकी जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जिस तरह से कोई सर्जन होता है, एक सर्जक होता है, बनाने वाला होता है, कि वह एक्सपर्ट होकर उसको देखता है कि काम किस तरीके से हुआ है। उसने उसके काम को देखा और उसके मन में मोहन के प्रति और अधिक आस्था और निष्ठा के भाव आ गए। इस कहानी से अंत से हमें यह नहीं पता चलता कि मोहन ने परमानेंट स्थायी रूप से लोहार का काम किया या नहीं किया, लेकिन धनराम लोहार के कहने पर उसने बड़ी ही कुशलता से काम कर दिखाया। जो मोहन का व्यक्तित्व है, तो जातिगत आधार पर झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की ओर वह निर्देशित करता है, और ऐसा लगता है कि मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। मोहन ने अपने मन में ये नहीं सोचा कि वह ब्राह्मण वंश का है, उसे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी समय किसी भी तरीके से मनुष्य अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को बना सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि मोहन ने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय और मेहनत से लोहे का काम भी करके दिखा दिया। चाहे वह एक ब्राह्मण था, उसके मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच का नहीं था, बल्कि उसने इशारों ही इशारों में धनराम से इस बात की स्वीकृति करनी चाहिए कि वह इस काम को करने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह से बच्चों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम मन में धार लेते हैं तो सफलता हमारी निश्चित है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस पाठ की कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप प्रश्न उत्तर लिखने में अब सक्षम हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।